बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ने लिखा कि आज हम राष्ट्र की सेवा में 9 वर्ष पूरे कर रहे हैं। मैं विनम्रता से, कृतज्ञता से भर गया हूं। तो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा से निर्देशित होते हैं, ऐसा पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि पूरे 9 साल जो है वो पीएम मोदी की कैबिनेट को पूरे हो गए। ये दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है और इसके भी 4 साल पूरे हो चुके हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सभी भारत विरोधी ताकतें पूरा जोर लगाएंगी। 2024 के चुनाव को 2014-2019 की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में करो या मरो की स्थिति होगी। हमें अपनी तैयारी भी इसी तर्ज पर करनी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने बूथ को सबसे मजबूत बनाने के लक्ष्य के साथ जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव में सपा की साइकिल पंचर हो गई है। उन कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का मुझे आज अवसर मिला। सबसे पहले मैंने नगर निगम और विधान परिषद के उपचुनाव में जीत की बधाई दिया है और 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत करके फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प लेकर के चुनाव अभियान में लग जाने के लिए कहा है। और आज से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर महासंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। ये महासंपर्क अभियान 2024 में महाविजय के लिए है और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से जनता का समर्थन है, गरीब का समर्थन है, किसान का समर्थन है, नौजवान का समर्थन है, महिलाओं का आशीर्वाद है, उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देश में 2019 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए जीतेंगे, यह मेरा भरोसा है। 9 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? 9 साल का कार्यकाल बेमिसाल है। जितने 60 साल में नहीं किए विरोधी, उससे 10 गुना ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 9 साल के अंदर काम हुआ है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने का काम ना किया गया हो। देश आगे बढ़ा है, देश दुनिया में आगे बढ़ा है और उत्तर प्रदेश तो आगे बढ़ा ही है। और हमारी डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि भाजपा जैसी कार्यकर्ताओं की फौज किसी दल के पास नहीं है। इन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत और योगी मोदी जैसे नेतृत्व के बूते पार्टी निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज हम अपनी विचारधारा के बल पर सरकारें बनाने में सफल हो रहे हैं। उन्होंने संघ और जनसंघ से लेकर बीजेपी की अब तक की यात्रा को विस्तार से बताया। निकाय चुनाव की जीत पर सभी को बधाई भी दी। के पक्ष में मतदान, निश्चित रूप से जो विधानसभा का अंकगणित है वो अंकगणित हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे गठबंधन के पक्ष में है, एनडीए के। हमारे 2/3 से ज़्यादा 70% से ज़्यादा सीटें भाजपा की जीती हैं। समाजवादी पार्टी एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती थी और उन्होंने कहीं ना कहीं उस भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए अपने प्रत्याशी लड़ाए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं विधानमंडल के सभी मान्य सदस्यों का कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करके और ये काम करने का अवसर हम सब लोगों को पार्टी को दिया। दूसरे दलों का भी साथ मिला है, ओम प्रकाश राजभर, राजा भैया, इन्होंने भी आपका साथ दिया है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता किन लोगों ने हमारा साथ दिया, लेकिन हमारे पास भी भाई 13 सीटें अपना दल के पास हैं, 6 सीटें निषाद पार्टी की हैं, 255 सीटें भाजपा की हैं, तो हमारे पास 70% सीटें स्वयं हमारे पास हैं। और निश्चित रूप से मैं एक बार सबका धन्यवाद करता हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो भ्रम की स्थिति पैदा की और उसी के कारण ये चुनाव हुआ, जिन विषयों को लेकर वो जनता के बीच में गए या लोगों ने उन्होंने अपनी बात कही, वो एक ढकोसला है। और जब हारने के लिए था तो हारने के लिए सामाजिक विषयों की बात करते थे, अब जब जीतने का अवसर आएगा तो परिवार से आगे बढ़ेंगे नहीं।
वहीं मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य में 150 सीटें जीतेगी। राहुल के 150 सीटों वाले बयान पर बीजेपी की ओर से तंज कसा गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर बयान दिया है। आपको भी सुनाएंगे क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस लघु भारत में जो पूरे देश के लोग आए हुए हैं, इस मंथन में से अमृत जरूर निकलेगा और जो सड़क हादसे उनमें कोई नियंत्रण होगा। एक निष्कर्ष पे हम आएंगे। किस तरह से रणनीति प्रारंभ हुई है और लगातार बनेगी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 150 पार जा रहा है इस बार मध्य प्रदेश में सरकार बना। इसे दिवा स्वप्न कहते हैं। कहा था उनने कर्जा माफी का भी था, बेरोजगारी भत्ते का भी था। जो हश्र उनके उन वादों का हुआ वही हश्र उनकी इस बात का होगा। इसलिए तो मध्य प्रदेश चुना गया है कि यहाँ पर बारीकी से मंथन हो, अध्ययन हो, चिंतन हो और उसके बाद निष्कर्ष पे। सर क्या लगता है सख्त कानून बनाने की जरूरत है, कुछ और सख्ती लाने की? मैंने बोला है कि इसके लिए 2-3 पॉइंट ऐसे निकालना चाहिए, फ्लैक्स स्कीम निकालनी चाहिए, जैसे नशे के ऊपर, जैसे मोबाइल पर बात करते हैं, जैसे गवर्नर मानना, ऐसे 3-4 विषय रखना चाहिए। और भी निकलेंगे, मेरे अकेले की सोच से क्या होगा। 2-3 दिन में निष्कर्ष आ जाने दो। बीजेपी का मुद्दा विकास होता है। बीजेपी का मुद्दा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बयानबाजी का दौर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं के द्वारा जारी है। इस क्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ताजा बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष किया है और कहा है कि कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि मध्य प्रदेश के लिए दिल्ली में बैठकें होती हैं। जनता गिड़गिड़ा रही है कि दिल्ली बहुत दूर है। हमें विश्वास है कि बीजेपी आगामी चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति जमीन पर डटकर जनता का विकास, जनता की प्रगति के लिए समर्पित भाव से हम लोग कार्य कर रहे हैं और पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। कमलनाथ जी की फेस को पूछा गया तो उन्होंने बोला नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा। इस पर मैं क्या टिप्पणी दूंगा। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो दूसरे नेताओं पर टिप्पणी करूं। भगवान ने एक जिंदगी दी है सकारात्मक सोच के लिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए, और यही इस परिवार की परंपरा रही है। चाहे मेरी आजी अम्मा रही हूं, चाहे मेरे पूज्य पिताजी रहे हों। तो मेरा लोगों को पर टिप्पणी करना, उनको नीचे दिखाना, ये कांग्रेस की आदत है, ना ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है और ना ये सिंधिया परिवार की आदत है। मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो, पार्टी में आप भी शामिल होने आए। मैंने अभी दिल्ली में बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जहां हर विषय पर, सामाजिक विकास के विषय पर, किसानों के विषय पर, अभी किसानों का प्रश्न किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो 67 साल अनेक सरकारें नहीं, पहली बार देश में किसान के खाते में, जो हमारा सीमांत कृषक है, आज भी देश में 80% हमारे किसान सीमांत कृषक हैं, सीधे सीधे बिचौलियों को काटकर, और मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बिचौलियों को काटकर सीधे सीधे उनके खाते में 6,000 रुपए पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक एक दिल्ली में नाबालिग की हत्या के आरोपी साहिल ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साहिल ने पुलिस पूछताछ में कहा कि उसने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है
उसने बताया कि कई दिनों से लड़की उसे नजरअंदाज कर रही थी। सोमवार को दिल्ली के शाहबाद डेयरी में 16 साल की लड़की की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए थे। हत्यारा इतना भी नहीं रुका, उसने पहले पत्थर उठाकर लड़की के सिर पर हमला किया। साहिल ने पुलिस को बताया कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे और कोई पछतावा नहीं है। उसने कहा कि लड़की उसे कई दिनों से इग्नोर कर रही थी, जिसकी वजह से उसने वारदात को गुस्से में आग बबूला होकर अंजाम दिया। हम सियासत के अलावा बेटियों वाले बच्चे हैं, औलाद हमारी है। रिलेट करके देखो, जब वीडियो देखा तो कोई भी जिसका दिल धड़कता है, जिसकी अपनी बेटी है, वो तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए, इतना वो तो हमेशा बेटियों का तो खबर भी नहीं ऐसी सुन सकते देख सकते। उन्होंने हुक्म किया, HM साहब ने, गृह मंत्री जी ने हुक्म किया, तो मैं फिर हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट साहब है सचदेवा, उनका प्रभारी साहब तो सो ही नहीं रहे सुबह। तो भैया वो कमी तो हम कैसे पूरी करें? कोई लफ्ज नहीं इनको हौसला दे। लफ्ज कौन सा अल्फाज यूज करें जिससे इनका बच्चा वापस आ जाए? इसलिए बोल तो मैं सकता नहीं ज्यादा, बाकी थोड़ी आर्थिक मदद के लिए भी इनको हमने विनती की है, अगर वो कबूल कर लें तो। सर, कितनी आर्थिक मदद आप लोग करना चाहते हैं? हालांकि कर दिया है, वो कर दिया है, वो गिनती में नहीं, अच्छा नहीं लगता, तो इसकी नुमाइश नहीं करनी। यहाँ दिल में झांक के देखो, अपने दिल में, मेरे दिल में, सबके दिल में जिसकी बेटियां हैं उसकी हालत क्या होगी। क्या फांसी होनी चाहिए जल्द से जल्द उसको। आप वीडियो देखी होगी आपने, हालत बहुत बुरी हालत है। देखो वो बहुत आगे दुखी है, भीड़ कम करो, उनको आराम से, भैया इधर ही हैं हम, प्लीज। ऐसे समय पे जब प्रशासन सो रहा हो, पुलिस को सुधना हो, अब वक्त आ गया है कि हमें एक दूसरे की सुरक्षा का वचन लेना चाहिए। मूक दर्शक बनकर वारदातें देखते रहने से, वीडियो बनाते रहने से बेटियां मरती रहेंगी और इंसानियत तार तार होती रहेगी। ऐसे समय पे जब प्रशासन सो रहा हो, पुलिस को सुधना हो, अब वक्त आ गया है कि हमें एक दूसरे की सुरक्षा का वचन लेना चाहिए। मूक दर्शक बनकर वारदातें देखते रहने से, वीडियो बनाते रहने से बेटियां मरती रहेंगी और इंसानियत तार तार होती रहेगी। ऐसे समय पे जब प्रशासन सो रहा हो, पुलिस को सुधना हो, अब वक्त आ गया है कि हमें एक दूसरे की सुरक्षा का वचन लेना चाहिए। मूक दर्शक बनकर वारदातें देखते रहने से, वीडियो बनाते रहने से बेटियां मरती रहेंगी और इंसानियत तार तार होती रहेगी। कि हम सियासत के अलावा वहीं राजधानी दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड में अभी तक कई अहम खुलासे हो चुके हैं। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। इनमें शरीर पर 16 जख्म पाए गए हैं, जिनमें 6 जख्म गर्दन और 10 पेट पर है। इसके साथ ही हत्याकांड से ठीक पहले का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि साहिल घात लगाकर खड़ा है। कुछ देर वो अपने एक दोस्त से बात करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसका दोस्त वहां से चला जाता है। उसके बाद जैसे ही लड़की आती है, वो गली में ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देता है। वहीं अब इस मुद्दे पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यौन शोषण के आरोपों के तहत भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी पहलवानों में शामिल ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने एक बार फिर कहा है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सोमवार को अपने समर्थकों के लिए सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो जारी की, उसमें समर्थन बनाए रखने का आग्रह किया। मलिक ने कहा कि हम पीछे नहीं हटते। बता दें कि रविवार को विनस फोगाट, बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक और कई अन्य पहलवान, दिल्ली पुलिस ने उन्हें उस वक्त हिरासत में लिया था जब वे महिला महापंचायत के लिए नए संसद भवन की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों का सामान हटा दिया गया था। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अब सब जानते हैं कि कल हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे और पुलिस ने हमें डिटेन कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और ऊपर से हमारे ऊपर ही मुकदमा FIR कर दी, जबकि हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक महिला के ऊपर 20 फोर्स थी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनने हमारे साथ कितना
जाति की है और आप वीडियोस में भी देख सकते हैं। इस वीडियो का बनाने का माध्यम सिर्फ यही है कि जो हमारे समर्थक हैं, जो अभी भी कहीं कहीं रुके हुए हैं, गुरुद्वारे में हमारा वेट कर रहे हैं, तो उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आज का पूरा दिन हम आगे आंदोलन कैसे चलेगा उसकी रूपरेखा बनाने में लगे हुए थे। हम पीछे नहीं हटे हैं, आंदोलन जारी रहेगा और जो भी होगा वो हम आपको जल्द ही बता देंगे। आप वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रदर्शनकारी पहलवानों का समर्थन करते हुए बेटियों को अपमानित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा और केंद्र से भारत की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आगे आने का आग्रह किया। वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। पुरानी पड़ी हुई है, क्या उम्मीद करते हो कि 10-10 साल पुरानी, 14-14 साल पुरानी जो ऑब्सलीट हो गई मशीन, उनसे इलाज होगा? ये तो सपना दिखा रहे थे कि गरीब को इलाज होगा। आज इलाज किसी सरकारी अस्पताल में नहीं मिल रहा। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बिजली का दाम कितना देना पड़ रहा है, क्या ये बिजली का बिल कम कर सकते हैं? तो ये जो चुनाव जीतना हारना, संख्या किस पे कितनी है, कम से कम समाजवादियों ने पिछड़े और दलितों को जगाने का काम किया कि आपका वोट लेकर के आपका ही हक छीन रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतारे हैं गरीब परिवार के। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में जो बैठे लोग हैं वो सामने खुल करके आएंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, प्रत्याशियों की मदद करेंगे। बहुजन के साथ अन्याय न हो, हमारा संविधान ये कहता है। और संविधान में जो अधिकार मिलते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार उन अधिकारों को नहीं छीन रही है? आज भारतीय जनता पार्टी को परंपरा क्यों याद आ रही है? इन लोगों के लड़ने से ये बात साफ हो कि पिछड़े और दलितों का हक कौन छीन रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेटरल एंट्री क्या है, आउटसोर्स क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, और यूनिवर्सिटी से लेकर के कॉलेजों में भर्ती, कॉलेजों में नौकरी। आप यूनिवर्सिटी में देखिए भर्ती किसकी हो रही है। मन चाहिए अपने लोगों को यूनिवर्सिटियों में भर्ती तय करना, नौकरी उन्हें देना। आप नौकरियां छीन रहे हैं, अवसर छीन रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आखिरकार ये समाज जाए कहाँ? और फिर सबसे ज्यादा आप डंका पीटते हैं इस बात का कि पिछड़े और दलितों के लिए हम काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हो? आप उनका हक छीन रहे हो। संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से आप दूर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मेडिकल एजुकेशन विभाग के जरिए ओरल हेल्थ का मिशन शुरू किया गया है, जिसके लिए भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से 5 साल का एग्रीमेंट किया गया है, वो भी फ्री में किया गया है। राज ठाकरे से मुलाकात पर फडणवीस ने कहा कि राज ठाकरे के साथ जो मुलाकात हुई वो राजनीतिक नहीं थी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए फडणवीस ने कहा कि पूरा उद्धव ठाकरे गुट ही असंतुष्ट है, वहां जितनी असंतुष्टि है उतनी और कहीं नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का दिवस है। हमारे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से एक स्वच्छ मुख अभियान, एक ओरल हेल्थ का एक मिशन चलाया जाता है और इस मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर जी ने आज उसको स्वीकृति दी है और अगले 5 वर्ष तक ओरल हेल्थ मिशन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वो प्रमोट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस समय कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू इस प्रकार के गुटखा हो या सुपारी हो, जिससे लोगों को कैंसर तक की बीमारियां हो रही है, ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे समय सचिन जी ने कभी भी इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट्स की नहीं और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक एम्बेसडर के रूप में हमारे युवाओं में जागृति करने का एक निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें चीन के मुद्दे पर भारत सरकार पर तंज कसने पर शर्म आनी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें
चीनी राजदूत की ओर से सलाह दी जाती है। निर्मला सीतारमण यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात नहीं सुनते। जब भी वो इस मुद्दे पर संसद में बोलते हैं तो कांग्रेस के नेता या तो बाहर चले जाते हैं या विदेश मंत्री के भाषण में रुकावट डालने के लिए ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पत्रकारों से रूबरू हो रही थी। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया। वहीं जम्मू में भीषण बस हादसा हो गया है, जिसमें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना झज्जर कोटली इलाके की है, जहां यात्रियों से भरी बस अमृतसर से कटरा के लिए जा रही थी, अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार का माहौल पैदा हो गया। आनंद फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत बचाव कार्य चलाया और सभी घायलों को निजी अस्पताल भेजा गया। इस घटना में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बस में करीब 70 से 75 लोग सवार थे, जिनमें से कुछ ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं कुछ को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ताजा जानकारी के मुताबिक 4 गंभीर रूप से घायल लोगों को सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा 12 अन्य घायलों को स्थानीय PHC में भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कोटली पुल है, ब्रिज है, वहां से इसमें 10 लोगों की डेथ हुई है और 55 के लोग इसमें इंजर्ड हैं, करीब 55। सबको इवैक्यूएट किया गया है। लोकल्स ने भी मदद की है, CAPF की टीम्स थी वहाँ पे और पुलिस की टीम्स थी और यहाँ पे अब जायजा लेने के लिए GMC में हम आए हैं और सभी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये इस टाइम पे अभी मैं बता नहीं पाऊंगा रीजन इसका क्या रहा है, मगर इन्वेस्टिगेट करेंगे इस चीज को और जल्दी ही जैसे ही डिटेल्स आएंगी आपके साथ साझा करेंगे। सर रेस्क्यू कमिट हो गया है, सर रेस्क्यू कमिट हो चुका है, अब तमाम लोगों को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मगर फिर भी जस्ट बिकॉज की बस जो नीचे गिरी है उसकी पोजीशन ऐसी है कि एक बार फिर से उसको चेक करना पड़ेगा। मैनुअली हमने पूरा तरीके से चेक कर लिया, मगर एक पोर्शन बस का अभी भी दबा हुआ है और टीम्स हमारी वहाँ पे SDRF की भी टीम्स मौजूद हैं। असम के सागर बाजार इलाके में सुबह भीषण आग लग गई एक कपड़े के गोदाम में। आग इतनी भयानक थी कि आसपास हड़कंप मच गया। पुलिस और दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू करने में जुट गए। पुलिस के मुताबिक घटना में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।